हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये है कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करंट ईयर में रिपीट हो जाते हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। 19 और 20 फरवरी 2026 को आपका पेपर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आपके खंड का से बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक आहरणीय अधिकार माना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका, 3 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन तीनों ही हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने पहले आपके लिए आंसर लगा दिया है तो आपको और आसानी रहेगी। और ये बच्चों बता दें कि आपके लिए ऑफिशियल आंसर की से आपको मैच किया जा रहा है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, पहला पॉइंट है, इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। दूसरा, इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और तीसरा, इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीन। चीन में ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कब कौन सबसे पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, उसके हिसाब से आपको करना है। 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, ये 4 घटनाएं दिए हुए हैं, तो इन 4 घटनाओं को क्रम में करना है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन अभी हमें हिंदी मीडियम का ही अवेलेबल मिला है तो हम हिंदी मीडियम का करा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का मिलेगा तो वो भी करा देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही पारिभाषिक शब्द को चुनिए। यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसको शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, लोकतंत्र, ठीक है। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो विनिर्माण आपका करेक्ट हो जाएगा, बीमा आपका तृतीय क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन खनन आपका द्वितीय क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 3 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें ऊंचे शिखर हैं, इसमें गहरी घाटियां हैं, इसमें तेज बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमालय पर्वत, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बड़े ध्यान से करेंगे। तो एग्जाम से पहले जरूर इसको करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका, गांव के भूमि धारक किसान, ठीक है। बाकी तो 3 ही, झुग्गी में रहने वाले, निर्माण स्थल के दैनिक वेतन भोगी और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है, केवल 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, ये कथन वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं तो इसको भी बड़े ध्यान से करना है, इसको समझ के करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नीचे दिए कथन के अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या है आपका, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। और कारण क्या होगा, ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10 है आपका। प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर प्रश्न 10 का। अब चलते हैं प्रश्न 11 पे, जो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका। हमने मैचिंग आपके लिए पहले ही इसमें कर दिया है। स्तंभ को मिलान कीजिए सही विकल्प से। तो पंजाब का हो जाएगा उच्च कृषि वृद्धि दर, केरल का हो जाएगा मानव संसाधन विकास पर बल,
आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अनाज का सार्वजनिक वितरण और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा भूमि सुधार। ठीक है, इस तरह से चारों मैचिंग हो गए हैं। इसमें देखिए ऑप्शन भी हमने आपके यहाँ लगा दिया, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 11 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही सही द्रोणी का चयन कीजिए। तो ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं। ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कावेरी द्रोणी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आप चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नीचे दिए कथनों विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है, जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिसको मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। और कथन 2 है, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार साक्ट को सौंपी। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है आपका, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। अभिकथन ए में क्या है? संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया। और दूसरा है, उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 14 का। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसान को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इस कीमत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 है आपका, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और कारण के रूप में दिए गए। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए में क्या है? भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। दूसरा क्या है? सूर्य के उत्तर की ओर आवासीय गति से भूमंडलीय ताप पट्टी ऊपर की तरफ खिसक जाती है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा आपका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो प्रश्न नंबर 18 है आपका, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र। ये तो आसान क्वेश्चन है, सी होगा आपका। जीके का भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है? वर्ष 2000, अब पहला इसमें दिया है स्टेटमेंट, वर्ष 2013 में आरंभ हुआ। लक्षित ग्रुप समूह योग्य परिवार और प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा। और चौथा है आपका खाद्यान्न में गेहूं, चावल, अनाज मिलना। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ये हो जाएगा करेक्ट। केवल 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है आपका, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन वाला। इसका आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हम दूसरे पेज पे करेंगे। ऑफिशियल आंसर की से करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 21 है, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। या अथवा में दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न 21 के ए और बी को करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 21 का ए पे चलते हैं। तो इसमें पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करना। और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमत स्थिर करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है आपका, 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। और दूसरा है रूस अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक था। थर्ड पॉइंट है उद्योग बहुत कम थे। इस तरह से आपका हो गया प्रश्न नंबर 21 का ए और बी दोनों का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए बच्चों प्रश्न नंबर 22 पर, जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 22 के आंसर पे चलते हैं हम। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 22 के आंसर पे आ गए। प्रश्न नंबर 22 के आंसर में देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करना, और दूसरा 2002 में जन्म संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष बढ़वा लिया, और तीसरा लीगल फ्रेमवर्क आर्डर से संविधान में परिवर्तन करना। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के क्वेश्चन पर। तो बच्चों आ गए हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, और 24 है, बेरोजगारी की अवधारणा को कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 और 24 के आंसर को करेंगे। तो चलिए उसके आंसर पे चलते हैं। और ये बच्चों आंसर, ये ऑफिशियल आंसर की है, उसी से करा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 23 के उत्तर पर। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में 3 पॉइंट दिए गए, तीनों पॉइंट को कर लेंगे। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और दूसरा आपका हो गया, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और तीसरा है, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 के उत्तर पर। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है आपका, बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। उदाहरण क्या होगा इसका? विशेष नामक व्यक्ति लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करता है, बाजार में प्लास्टिक की कुर्सी आने से उसे प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता है, और जिस दिन मिलता है वो वहाँ प्रचलित दर पर नहीं मिलता। इस तरह उसे बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 24 का उत्तर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अथवा है, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? क्यों? कोई 3 कारण लिखिए। और अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कोई एक आपको करना जो अच्छे से आता होगा। ए का एक क्वेश्चन हो गया। बी में चलते हैं, रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की नीति का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को करते हैं 25 का। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न 25 के ए के उत्तर पर। तो इसमें पॉइंट है आपका, अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन से लंबे समय तक युद्ध चलना। दूसरा है, वर्साय महल व राज दरबार की शान शौकत में खर्च फिजूल तरीके से। और तीसरा है आपका, नियमित प्रशासनिक खर्च। और चौथा है, केवल तीसरे एस्टेट से कर प्राप्त होना। ठीक है, तो ये हो गया 25 का ए। अब चलते हैं 25 के बी के उत्तर पर। यह है आपका 25 का बी का उत्तर। पहला पॉइंट है इसमें, गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी पर व उन पर मुकदमा चलाना। दूसरा, मजदूरी व कीमतों में अधिकतम सीमा तय करना। तीसरा, समता रोटी खाना अनिवार्य करना। और चौथा है आपका, CO3 व CO3 शब्द संबोधन के लिए शुरू करना। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 25 के दोनों आंसर हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 26 पे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। और 27 क्वेश्चन आपका, पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, नहीं तो एक साथ सभी क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 26 और 27 के उत्तर को करते हैं। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 26 के उत्तर पे। तो इसका पहला पॉइंट है, अक्षांश उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। दूसरा होगा इसमें, ऊंचाई हिमालय द्वारा मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकना। और थर्ड है आपका, वायुदाब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र। और थर्ड आपका फोर्थ हो गया, धरातलीय पवन है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 के उत्तर पर, कार्ल मार्क्स के विचार। तो ये आ गया आपका कार्ल मार्क्स के विचार। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। और शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को अत्ययन भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न 27 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 28 पर। लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण कीजिए। और प्रश्न नंबर 29 है, भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 28 के उत्तर पर। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है आपका, पहला इसमें पॉइंट है, जनता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों, उनके दलों, विचारों, नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान दिया, सभी आंसर को पॉइंट में लिखा गया। अगर आप आंसर को पॉइंट में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ के बजाय आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट में लिखे, जैसे इसमें आपको आंसर मिला है। दूसरा पॉइंट है आपका, बेहतर प्रतिनिधि के चयन के लिए आधार तय करने का अवसर मिलता है। थर्ड आपको, चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष की भाषणों में शामिल होने का अवसर मिलता है। और चौथा आपका, राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 28 का हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे।
प्रश्न नंबर 29 है आपका बफर स्टॉक। ठीक है, 29 का ये है आपका घटक बफर स्टॉक, घटक स्टॉक के ऊपर। तो इसके अंदर बच्चों पहला पॉइंट है अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है आपका खराब मौसम व आपदा काल में अनाज की समस्या को हल करना। और थर्ड पॉइंट है आपका खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, बी में चलते हैं इसमें। तो बी है आपका क्वेश्चन में घटक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पहला हो गया पॉइंट इसमें राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में राशन कार्ड के द्वारा बाजार की कीमत से कम कीमत पर बेचना। दूसरा पॉइंट है इसे संबंधित परिवारों की आय को शिक्षा स्वास्थ्य में लगाने वाली अपनी आय का बचत करने का अवसर मिलता है। दूसरा है बाजार मूल्यों में स्थिति बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 29 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको अच्छे से आता है उसको करेंगे। प्रश्न नंबर 30 का ये पूछा गया है व्यवसाय की शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी, कथन का मूल्यांकन कीजिए। और दूसरा है आपका आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, उपयुक्त तर्कों को सहित कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह से आपका दोनों में से कोई एक करना है। चलिए हम दोनों क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों हम आ चुके हैं उत्तर पे। 30 के उत्तर पे पहले 30 का अ है आपका ए। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। 10% आबादी और 13% भूभाग, 75% लौ और 26% कोयला भंडार उपभोग सभी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को संधि के अनुसार देने से शक्तिशाली जर्मनी को शक्तिहीन बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ए का उत्तर। अब ये चल रहा है इसमें और है इसमें जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत सभी तबाही के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया तथा 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जबकि युद्ध में अन्य देशों पर इस तरह की कार्रवाई हुई। संधि की शर्तों पर वाइमर गणराज्य द्वारा यूं ही मान लेना जर्मनी के लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि इस तरह के कठोर शर्तों से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया था। आर्थिक संकट के समय जर्मनी के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं आपके लिए। दयनीय अवस्था में पहुंच गई थी। अतः संधि के कारण जर्मनी को जनता आर्थिक व मानसिक स्तर पर विश्व में असहनीय रूप से जी रही थी, जबकि सारी गलतियां उसने नहीं की थी। ठीक है, अब अथवा में चलते हैं इसके दूसरे उत्तर पर। बी है आपका मुद्रा की आर्थिक छपाई से मार्क की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और इसका जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही थी। जर्मनी की अति मुद्रास्फीति में जर्मनी दुनिया की हमदर्दी का पात्र बन गया। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी कतारें पाई गई। आर्थिक संकट से मध्य वर्ग कारोबारी स्वरोजगार में लगे लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। किसान कृषि उत्पाद में बेहिसाब कीमत गिरावट से परेशान थे और समाज को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 31 पर। 31 का ए है आपका भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता प्रदान की है, उदाहरणों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। या अथवा में आप बी भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, उपयुक्त तर्कों द्वारा कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो 31 के ए और बी में चलते हैं इसके उत्तर पर। बच्चों प्रश्न 31 के पहले प्रश्न पे चलते हैं। 31 का है प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली कई तरह की स्वतंत्रताएं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक पूर्ण ढंग से एकत्र होना, संगठन व संघ बनाना, देश में कहीं भी आना जाना और देश में कहीं भी रहना बसना। उसके बाद है आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए उपयुक्त स्वतंत्रताओं को चुनाव के दौरान, विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के दौरान, राजनीतिक एवं अन्य दल के सदस्य बनने के लिए लोग उपयोग करते हैं। देखा जा सकता है कि लोग अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, जहाँ निवास करते हैं एक काम नहीं चलता तो अन्य कार्य शुरू कर देते हैं। अतः भारतीय नागरिक उपयुक्त स्वतंत्रताओं का उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब इसका अथवा में जो दूसरा प्रश्न था बी, हम उस पर चलते हैं। अब अगर आपने इसको चूज किया तो इसका आंसर आप ऐसे करेंगे।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार महत्वपूर्ण है। नागरिकों व सरकार को अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है। मौलिक अधिकारों के लिए अदालत जाकर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। यह पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में सही काम करने की व्यवस्था करता है। अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए विभिन्न तरह की रिट आदेश जारी करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32 का ए है, निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता देश के आकलन प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं, उदाहरण सहित इस कथन की परख कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 32 के ए के उत्तर पे चलते हैं। निर्धनता रेखा, यह रेखा निर्धनता के आकलन की एक सामान्य सर्वमान्य सामान्य विधि आय उपभोग स्तरों पर आधारित है। यदि व्यक्ति की आय उपभोग स्तर के किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है तो वह निर्धन माना जाता है। यह रेखा सरकार तय करती है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई देगा। तो प्रक्रिया क्या है? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आदि पर आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इन भौतिक आवश्यकताओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुना किया जाता है। खाद्य पदार्थों को कैलोरी में मापा जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और इसके नीचे पॉइंट पर। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 1000 रखा गया है। यह निर्धनता आकलन सामान्य हर 5 वर्ष में प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन करता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर बी पर जो अथवा में पूछा गया था। तो प्रश्न बी का कारण है आपका औपनिवेशवाद के दौरान भारतीय जनजीवन को आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त न होना। दूसरा भूमिहीनता। तीसरा आपका हो गया बेरोजगारी। और चौथा हो गया परिवार का बड़ा आकार व कार्य करने वाला एक व्यक्ति। और पांचवा है आपका काम का असंगठित क्षेत्र। और 6 पॉइंट है आपका जो लास्ट पॉइंट इसमें है, अशिक्षा व खराब व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 33 के ए पर। प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा है झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो ए और बी में जो आपको अच्छे से आता है उसको करेंगे। ठीक है, हम चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 का ए है आपका, प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं। यह अधिकतर मौसमी नदियां हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां जल कम होने की वजह से छोटी धाराओं में बहती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम है और यह छिछली है। मुख्य नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा नर्मदा व तापी की पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आपका। गोदावरी द्रोणी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब अथवा में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे के उत्तर पे। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। झीलें पानी वाले जल का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ झीलों का निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की फलस्वरूप हुआ है। कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक हैं। यह जल विद्युत उत्पन्न करने में भी सहायक है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। झीलें आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। झीलें पर्यटन को बढ़ाती हैं, जैसे नौकायान, तैराकी एवं जलीय खेलों का लोग आनंद लेते हैं। ठीक है, नमक उत्पादन में सहायक हैं। जलीय पारितंत्र को बनाए रखती हैं। ठीक है, वहाँ के इकोसिस्टम को ठीक रखती हैं। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 में देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है आपका। अनुच्छेद में दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये देखिए अनुच्छेद है ये। इस अनुच्छेद को बड़े ध्यान से आपको स्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। और मेन पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद अगर जब सब कुछ आप पढ़ने के बाद जब अंडरलाइन कर लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा मिलता है आपको? इसका फ़ायदा ये होता है आपका कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब होता है। इससे आपको क्या होता है कि आप क्वेश्चन जब करने जाते हैं तो बार बार दोबारा से इसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अंडरलाइन किए हुए लाइन को आप पढ़कर आप इसका आंसर कर पाएंगे।
ये देखिए इसके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 34 का। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, हम वहाँ पे PDF शेयर करते हैं। तो आप जब ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम आपको PDF ये शेयर कर देंगे, आपको चाहिए तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट है आपका, मंत्रियों के समूह की कैबिनेट कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। 34 का 2 है आपका, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह राजनीतिक दलों के बीच अपनी सरकार व उसकी नीतियों का मजबूती से समर्थन करता है, संसद की कार्रवाई में पूरा नियंत्रण रखता है। और इसका थर्ड का उत्तर है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड है आपका, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को सभी दलों की राय लेकर ही फैसले लेने होते हैं, क्योंकि कोई भी दल अगर नाराज हो गया तो सरकार चलाना आसान नहीं होगा। उदाहरण केंद्र सरकार के रूप में UPA सरकार व NDA सरकार। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 34 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 35 भी देखिए बच्चों, इसमें भी आपका ये अनुच्छेद बेसिस क्वेश्चन है, अनुच्छेद बेस्ड पे क्वेश्चन में इसमें भी आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना अच्छे से, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में। और आप इसको जब अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसके फिर आप क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके क्वेश्चन हैं, इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीनों क्वेश्चन, चलिए हम इसके उत्तर पे चलते हैं। तो ये है आपका 35 का फर्स्ट का उत्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है। दूसरा है 35 का, जब जनसंख्या बढ़ती है या संसाधन नहीं बन पाती तो लोगों व परिवार के सदस्यों के पास संसाधनों की मात्रा कम होने लगती है, जिससे परिवार का रहन सहन का स्तर सामान्य से निम्न की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। आप प्रश्न नंबर 35 का तीसरा का उत्तर हम करेंगे। सकल की कहानी का उदाहरण, तो गांव सीमापुर में रहने वाला सकल परिवार पढ़ने गया और 12वीं कक्षा पास करके कंप्यूटर कोर्स किया, जिससे फलस्वरूप और प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। उनकी मेहनत व लगन से उनके बॉस ने उसे पदोन्नति दी। यह शिक्षा के श्रम की गुणवत्ता बढ़ी और कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ चुके हैं बच्चों प्रश्न नंबर 36 पर। देखिए इसका अनुच्छेद, इसे भी अनुच्छेद बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और जो मुख्य आपको पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके टाइम की सेविंग होगी और आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है आपका अगर बार बार पढ़ेंगे तो, इसलिए अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसमें ये दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। तो चलिए हम इसके उत्तर पर चलते हैं। तो ठीक है बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 36 के पहले उत्तर पर। हिमालय का विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी पंजाब हिमालय के असम हिमालय से असम हिमालय तक 2400 किलोमीटर है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का उत्तर, कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचाई सिक्किम, और नंगा पर्वत है आपका 8126 मीटर जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, हिमालय के विस्तार में हिमादी हिमालय जिसमें औसत 6000 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर हैं। दूसरा पॉइंट है हिमाचल में कश्मीर कुल्लू व कांगड़ा की सुंदर घाटियाँ, ये भांगड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। और तीसरा है आपका शिवालिक में कोटली टून देहरादून पाटली टून है। ठीक है। इस तरह से आपके तीनों के आंसर हो गए बच्चों। हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 37 का ये है आपका, क्या पूछ रहा है, विश्व के दिए गए राजनीतिक मानचित्र रेखा पर 2 स्थानों A और B से अंकित किया गया है, उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। ठीक है। पहला इसमें प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश, और दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों से संबंधित एक देश। ठीक है। तो चलते हैं 37 के A के मैप पर और 37 के B के मैप पे भी चलेंगे। चलिए 37 का B भी कर लेते हैं क्वेश्चन। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 3 उपयुक्त चिन्हों के दर्शाइए और नाम लिखिए। ठीक है। पहला है अनाईमुदी चोटी, दूसरा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तीसरा है सांबर झील और चौथा है कोरोमंडल तट। 4 दिए इनमें से कोई 3 को आपको करना है। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 37 के A क्वेश्चन पे। इसमें A एंड B दिया हुआ था। ये देखिए पहले A के पास होगा आपका फ्रांस और B के पास होगा आपका जापान। ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 37 का A का मैप अपने वर्ल्ड मैप में देख लिया। देखिए वर्ल्ड पॉलिटिकल है, इस पर देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया ए के स्थान पर फ्रांस और बी के स्थान पे जापान। ठीक है।
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जिसमें बताया गया था। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन 37 का बी। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखिए आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ये आपका आ गया सांबर झील। और थर्ड आपका यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये हो गया, हमने चारों को इंडिकेट कर दिया है इसमें। फोर्थ हो गया आपका कोरोमंडल तट और पहला यहाँ आ गया फर्स्ट अनाईमुदी चोटी। ठीक है, इस तरह से आपके ये मैप के सारे क्वेश्चन हो गए। हमने आपको ध्यान से दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देख लीजिए। सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया और ये आपका फर्स्ट का हो गया और ये हो गया आपका फोर्थ का। इस तरह से आपका ये मैप कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तब हम आपके लिए इसके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।